नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी अकेडमी पर। दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज। हमने आज से पहले यानी इससे पहले भी करीब 3 वीडियो अपने मैथ टॉपिक के ऊपर क्लास 10th की बनाई हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक आपका एग्जाम यानी 16 फरवरी को हो चुका है और आगामी 21 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है। और आपके मैथ के पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल चैप्टर के लिए हम यानी त्रिभुज चैप्टर के लिए आज हम करीब 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं विद कॉन्सेप्ट। यानी इस वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जो आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम ऐसे क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 21 तारीख को आपके बोर्ड के एग्जाम में रखे हुए भी मिलेंगे। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसे हम हिंदी में त्रिभुज भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ट्राई यानी 3, एक ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल होते हो। ठीक है, एक ऐसी शेप जिनमें 3 एंगल होते हो, और त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजाएं हों। यानी ट्रायंगल है एक ऐसी शेप जिसकी 3 भुजाएं और 3 एंगल होते हैं, उसे हम त्रिभुज बोलते हैं। अब ये तो हो गई बच्चों वाली बात कि 3 भुजाएं और 3 एंगल है तो त्रिभुज है, जो 7th 8th या 5th क्लास का बच्चा भी आपको बता देगा। पर आपके जो सिलेबस में है वो है सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, और दूसरा है समरूपता। तो पहले हम इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि आखिर सर्वांग समता क्या होती है। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई 2 ट्रायंगल हैं। हम एग्जांपल से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास कोई 2 ट्रायंगल हैं। मैंने कहा कि ये वाला ट्रायंगल इसके सर्वांग सम है। ठीक है, ये सर्वांग सम का साइन है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, एक बार बराबर और एक बार लहर में, जिसे आप लमसम वाला या अप्रोक्सीमेटली वाला भी कहते हैं। मेरे पास कोई 2 ट्रायंगल है, ये एक दूसरे के सर्वांग सम कब होंगे? अगर मैंने इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखा और इस ट्रायंगल ने इसको पूरा ओवरलैप कर लिया यानी ढक लिया, और मुझे इस त्रिभुज के थ्रू कोई भी एरिया नजर नहीं आ रहा है, और ना ही जब मैं इस वाले को इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा तो मुझे वो भी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। यानी कहने की बात सिर्फ इतनी है, इन दोनों की जो शेप है और साइज है, अगर वो सेम है, यानी अगर दोनों ट्रायंगल्स का शेप और साइज सेम हो तो वो एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। बस बात खत्म। फिर आता है इसके बाद आपका समरूपता, जिसे आप सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? 2 ट्रायंगल के सिमिलर होने की कंडीशन क्या है? दोस्तों, अगर इनका शेप तो एक सी हो पर साइज अलग अलग हो। यानी अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर किन्हीं भी 2 ट्रायंगल की शेप इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे, यानी उनको समरूप त्रिभुज बोला जाएगा। बस इतनी सी बात है। और एक नोट करने वाली बात क्या है कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज सिमिलर होते हैं यानी समरूप होते हैं, पर सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते। उम्मीद करता हूं मैं आपको मेरी इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कुछ कंडीशंस या क्राइटेरिया, जिन्हें आप बोलते हैं कि किन्हीं 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की कंडीशंस क्या क्या है, या कोई 2 त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, वो एक दूसरे के कब सिमिलर होंगे। देखो, समरूप त्रिभुज के अंदर हम पढ़ रहे हैं किन्हीं 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की कंडीशंस। पहली कंडीशन है उनके संगत कोण, यानी उनके संगत कोण समान हो। त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो समान हो। अभी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे। पहली कंडीशन है संगत कोण समान हो, और दूसरी आपकी कंडीशन है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, यानी त्रिभुजों की संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो समान हो। दूसरी कंडीशन आपकी है कि संगत भुजाओं के अनुपात समान हो।
अब आखिर इन दोनों में कह दिया कि पहला कहा संगत कोण समान हो और दूसरा कह दिया कि संगत भुजाओं के अनुपात समान हो। इस बात से हमारा मतलब क्या है दोस्तों? मतलब सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक है ABC, इसका नामकरण करते हैं हम ABC, दूसरे वाले का नामकरण हमने कुछ ऐसे करा कि ये है PQR, इसका ये एक एंगल है और ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और जो ये एंगल C है ये एंगल R के इक्वल है। हमने तीन तीन डॉट से दिखा दिया। तो पहले मैंने कहा था इनके संगत कोण समान हो, यानी यहां पर जो A है वर्टेक्स, ये P वर्टेक्स है, इन पर बना हुआ जो एंगल है एंगल A बराबर हो एंगल P के, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ये आप लिख भी सकते हैं यहां पर, ठीक है। दूसरा एंगल B जो है इक्वल है वो एंगल Q के, और तीसरा एंगल C जो मेरा है वो आपका इक्वल है एंगल R के। पहली कंडीशन तो ये हो गई जो संगत कोण समान हो वाली में कहा गया है, इतनी बात। दूसरे में कहा कि संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो समान हो। संगत भुजाओं के अनुपात जैसे AB, मैंने AB लिखा और इसके संगत भुजा क्या है PQ, मैंने इनका अनुपात निकाल लिया। ये समान है AC बटे PR के, क्योंकि ये भी संगत भुजाएं हैं, और यही बराबर है मेरा BC अपॉन QR के। इसका मतलब अगर मेरी ये दोनों प्रॉपर्टी इक्वल हो जाए, मतलब मिल जाए मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है, ये बातें मुझे मिल जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, पहली संगत कोण और दूसरी संगत भुजाओं के अनुपात समान होने की। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम जानते हैं थेल्स थ्योरम के बारे में कि आखिर थेल्स थ्योरम क्या होती है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला टॉपिक है थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय। देखो दोस्तों, थेल्स प्रमेय सिर्फ इतनी सी है। मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल यानी हमारे पास त्रिभुज है, तो थेल्स भैया क्या कहते हैं अपने प्रमेय में कि मैं किसी भी त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा ऐसी खींचता हूं या बनाता हूं कि अगर हमने किसी त्रिभुज, मान लीजिए इसका नाम है ABC, मैंने इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी भुजा BC के समांतर एक दूसरी भुजा, इसका नाम मैंने PQ रख दिया है, एक ऐसी बना ली कि जो BC पैरेलल है PQ के। तो जो ये रेखा PQ है ना, ये जो साइड PQ बन गई, ये आपको अदर दो साइड को इक्वली डिवाइड कर देगी, यानी जो मेरा AP अपॉन PB है, इनका रेशो जो है वो AQ अपॉन QC के रेशो के इक्वल आएगा। थेल्स भैया सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर मैंने एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा समांतर खींच दी तो ये समांतर रेखा बाकी की दोनों भुजाओं को बराबर अनुपातों में बांट देती है, यानी इनका अनुपात समान होता है। कैसे कि AP अपॉन PB मेरा बराबर होगा AQ अपॉन QC के, AQ अपॉन QC के। ये बात थेल्स थ्योरम में कही गई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब कुछ क्राइटेरियाज हैं समरूप त्रिभुज होने के, उनके बारे में जानते हैं। हम थोड़ा फास्टली आपका रिवीजन करा रहे हैं, आपने सब कुछ पहले पढ़ा होगा पूरी साल में। अब आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं, एक मिनट। पहला क्राइटेरिया है आपका ट्रिपल ए का, है ना, या आपको वाकिफ होंगे। ए यानी एंगल, यानी किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर मुझे तीनों एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे के समरूप होंगे। दूसरा क्राइटेरिया मेरा होता है ट्रिपल एस वाला, यानी अगर तीनों साइड इक्वल मिल जाए तो भी होंगे। ये समझाने की मुझे लगता है जरूरत है नहीं,
और तीसरा है SAS, यानी अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो साइडें और एक एंगल इक्वल मिल जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और एक एंगल आपको इक्वल मिल गया, तो ये एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। बस ये तीन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात बहुत अच्छे से पहले से पता होगी। इसके बाद में इसका अगला टॉपिक आता है पाइथागोरस थ्योरम। ये भी आपने पहले से पढ़ रखा होगा, मैं आपको फिर भी एक बार रिवीजन में डाल देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय। पहली बात, पाइथागोरस जो प्रमेय लगती है, ये लगती है किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर। अब आपके मन में ख्याल आया हो, आपको ना पता हो कि समकोण त्रिभुज, अरे ये क्या ही होता है। देखिए, कोई भी त्रिभुज को आप समकोण तभी कह सकते हैं जब उसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, थोड़ा सा समकोण हमारा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, सब चलता है। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर ये ABC जो कर्ण है, यानी कोण के सामने वाली भुजा, जो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण का जो वर्ग होगा वो बाकी की अदर दो साइड के वर्ग यानी स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम ने कही है, और ये तभी है जब 90 डिग्री का एंगल हो, यानी समकोण त्रिभुज हो। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब और आधार के वर्ग के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आपके सिलेबस में वैसे इसका अपोजिट भी है कि अगर कोई ऐसे करके दिया हुआ है तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो वो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। दोस्तों, आपकी एक लास्ट थ्योरम है कि आपके पास मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, एक ABC है और दूसरा ट्रायंगल है PQR, और मैंने कह दिया ये एक दूसरे के समरूप हैं यानी सिमिलर हैं। तो थ्योरम कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, लिख देते हैं चलो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे आपका एक क्वेश्चन उठकर आना ही आना है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये जो होगा उनकी संगत भुजाएं, मान लीजिए उनकी संगत भुजाएं A1 और A2 हैं, तो वो उनके वर्गों यानी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ये आपकी थ्योरम है। बस इतनी सी थ्योरम है और ये आपकी लास्ट थ्योरम थी। इसके बाद आपके जस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें हम 10 से 12 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और खत्म कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। और हम उम्मीद करेंगे उनसे बाहर कुछ ना आए और हम 99% कह सकते हैं कि वही क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। उनसे बाहर शायद ही कोई 1% क्वेश्चन आ जाए, और जो अगर आया भी तो वो इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हुए आप आराम से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आपके सामने हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ है, 2020-21 का भी है। ठीक है। पहले सवाल में आपसे पूछा है कि किसी त्रिभुज ABC में अगर AB की वैल्यू 6√3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, AC की 12 है, तो एंगल B का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव में आपको OMR सीट में लिखना है, पर आपको सोल्व करना फिर भी आना चाहिए। तो
तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपका जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब AC की वैल्यू मेरे पास क्या है 12, तो मैं करता हूं 12 का स्क्वायर। फिर मुझे चाहिए AB का स्क्वायर, AB की स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6√3, तो मैं कर देता हूं 6√3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू मेरे पास है 6, तो मैंने यहां 6 का स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 12 144, 6√3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 गुणा 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 144 मेरे पास ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। 3 6 18, 3 3 9 और 10 108 प्लस 36। मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि 144 तो यही है, इसे मैंने जोड़ा 8 6 14, 3 और 1 हासिल वाला 4 और ये, यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। और ऐसा तो बस पाइथागोरस थ्योरम में ही होता है कि जब मेरी इक्वल आ जाए दोनों साइड, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, मेरी किसी भी समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज कितने का होता है 90 डिग्री का, यानी मेरा एंगल भी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों में उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो 9:4 के अनुपात में है। संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 9:4 दे दिया है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा आपको ये बताना है। दोस्तों अगर आपको एरिया का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए आपके दो ट्राइंगल जो है वो ABC और PQR है, या सीधा डायरेक्ट करते हैं कि आपकी प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय के अनुसार त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख देते हैं चलो इस बात को, अगर क्या पता आपके अति लघु में आ जाए। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, प्रमेय है ये आपकी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। इसलिए क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, इनकी संगत भुजाएं का अनुपात ये है, इसका स्क्वायर और कर दीजिए। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 4 का स्क्वायर 16, 81/16 यानी 81:16 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्र में त्रिभुज, ये एक ABC त्रिभुज है, के आधार BC के समांतर एक रेखाखंड है PQ जो कि खींचा गया है, और आपसे कह दिया है कि PQ और BC का जो रेशो है वो 1:3 है। तो आपको AP और PB का अनुपात बताना है। तो पहले लिख देते हैं जो आपको दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, सॉल्यूशन में हमें दिया है कि PQ रेशो BC बराबर 1:3, तथा एक चीज और दे दी है कि BC के समांतर जो है PQ खींचा है हमने, BC पैरेलल है PQ के। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास PQ BC के समांतर है। इसमें आपको थेल्स थ्योरम नहीं लगानी है, पर है कुछ उस तरीके से। आपको पुराना कुछ याद आ रहा हो कि जब भी दो समांतर रेखाएं होती थी और मैंने उन पर कोई तिर्यक रेखा खींच दी, तो जो ये वाला एंगल होता था ना, ये इस वाले एंगल के इक्वल होता था, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता था।
तो इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो जो एंगल ए पी क्यू है वो ए बी सी यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए पी क्यू तथा ए बी सी में, हमने ए पी क्यू ये वाला और ए बी सी ये वाला ले लिया, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए पी क्यू में क्या है, एंगल ए पी क्यू जो है ये हमारा बराबर हो जाएगा ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। ऐसे ही ये वाला एंगल ए क्यू पी जो है, एंगल ए क्यू पी ये बराबर हो जाएगा ए सी बी के, तिर्यक रेखा वाले पैटर्न से चल रहा है ये, ठीक है। और दोनों ही त्रिभुजों के अंदर एक ये एंगल ए जो है वो कॉमन है, क्योंकि ए पी क्यू ये रहा और ए बी सी ये रहा, दोनों ही जो वर्टेक्स ए है दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है, तो इस पर बनने वाला एंगल भी दोनों ही ट्रायंगल्स में आएगा। तो एंगल ए बराबर है एंगल ए के। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये एंगल और ये एंगल तीनों आपस में बराबर हैं तो ट्रिपल ए की सिमिलरिटी लग जाएगी। तो ट्रिपल ए समरूपता से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल यानी ये वाला APQ और ये वाला ABC, APQ और ABC एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो ABC सिमिलर है ट्रायंगल APQ के। अब जब ये एक दूसरे के सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा, यानी जो AP अपॉन AB है, AP अपॉन AB है वो इक्वल होगा PQ अपॉन BC के, ठीक है। ये इक्वल होगा PQ अपॉन BC के। अब मुझे एक चीज गिवन है भाई कि AP अपॉन AB तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास PQ अपॉन BC जो मेरे पास गिवन है वो क्या है 1:3। तो मैंने AP अपॉन AB की जगह 1:3 रख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ 3AP बराबर 1AB यानी सिर्फ AB मिल जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो ये AB है ये AP और PB के योग से बना है, यानी 3AP। तो ऐसा कैसे ही AB जो है मैं AP प्लस PB लिख सकता हूं, यानी AP प्लस PB, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले AP का पक्षांतर करके यहां ले आता हूं। तो 3AP माइनस AP बराबर AB मेरे पास बच जाएगा। 3 में से 1 गई तो 2 हो गए AP के, और ये AB ऐसा कैसे ही। मुझे निकालना क्या है, सॉरी PB, ये PB चल रहा है, माफ कीजिएगा, ये PB है। मुझे निकालना क्या है, AP तथा PB का अनुपात, यानी AP रेशो PB निकालना है। तो मैं इसे बटे में ले आता हूं, 2AP अपॉन PB, यहां पर 1 बचा। अब ये वाला 2 इसके अपॉन में चला गया तो AP अपॉन PB। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है, ये 1:2, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 1:2। इसे मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूं कि AP रेशो PB जो है वो 1:2 आ गया। ये है मेरा ऑप्शन नंबर A। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो हमारे दोस्तों आपके सामने एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन 2 सवाल है कुल मिला के। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह दिया कि अगर DE पैरेलल है BC के और AD की जो वैल्यू है वो x है, DB की वैल्यू यानी ये आपकी DB की वैल्यू x-2 है और AE की वैल्यू x+2 और EC की वैल्यू x-1 दे दी। तो आपसे x की वैल्यू पूछ ली। आपको पहले हम लिखते हैं गिवन पार्ट क्या क्या है, यानी हमें दिया क्या क्या है भैया। जो पहले दिया है वो को ही लिख लेते हैं, यानी DE पैरेलल BC दिया है हमें, है ना। और जब DE पैरेलल दे दिया है BC के, इसका मतलब हम सीधा सीधा थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो भाई हमने लगा दिया भाई। तो थेल्स प्रमेय से
जब हमने थेल्स थ्योरम लगाई तो थेल्स थ्योरम हमसे क्या कहती है कि अगर दो भुजाएं समांतर है, किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है, तो जो दूसरी वाली भुजा हमने खींची ना वो बाकी की दोनों भुजाओं को इक्वली यानी समान अनुपात में बांट देती है। यानी AD/DB जो हमारे पास होगा, AD/DB जो हमारे पास होगा वो AE/EC के बराबर होगा। अब जब ये हमारे बराबर हो गया है तो हम वैल्यू पुट करेंगे। AD की वैल्यू है हमारे पास x, DB की वैल्यू है हमारे पास x-2 और AE की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है x+2 और EC की वैल्यू है x-1। अब हम एक चीज बहुत अच्छे से कर लेते हैं और वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, फिर क्या ही दिक्कत है। तो x की x-1 से और x+2 की x-2 से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x की x से करेंगे तो x² हो जाएगा भाई, और x की 1 से तो माइनस का x, और यहाँ a+b और a-b का फॉर्मूला होता है a² - b²। a की वैल्यू है x तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर होता है 4। सीधा सीधा हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ x² है, यहाँ भी x², तो x² से x² आप काट सकते हैं, चाहो तो एक लाइन बढ़ा के काट लेना, वरना डायरेक्ट यहीं काट दो। तो -x की वैल्यू आ जाएगी -4, माइनस से माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू 4। तो अतः हमारा x का मान 4 होगा, ये आपको नीचे लिख देना। तो हम चलते हैं इस अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 2019 और 20 दोनों साल ये पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि अगर AO/OC ये इक्वल है BO/OD के, यानी रेशो जो है, और इसकी वैल्यू दे दी आपको 1/3, और DC यानी ये जो है आपको 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है, तो आपसे AB यानी इसकी लेंथ पूछ ली कि बताओ भैया क्या ही होगी इसकी लेंथ। तो चलो देखते हैं, हमें पहले गिवन पार्ट क्या है हम वही लिख लेते हैं। जो हमें गिवन है, हमें दिया है कि AO/OC बराबर है ये BO/OD के, जिसकी वैल्यू है आपकी क्या ही बन गया ये OD, जिसकी वैल्यू है आपकी 1/3, और आपको DC की वैल्यू भी दे दी है 1.5 सेंटीमीटर। अब जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो आपकी AB और DC का भी रेशो इक्वल होगा, है ना। तो हम इन्हें लिख लेते हैं कि AO/OC बराबर BO/OD बराबर AB/DC, क्योंकि एक दूसरे के सर्वांगसम है भाई। अब एक दूसरे के समरूपता वाले थ्योरम से इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू तो मुझे 1/3 दे रखी है, और AB/DC बराबर मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे पोर्शन की वैल्यू तो मुझे यहाँ 1/3 दी हुई है, तो मैंने यही पुट कर दी इसकी वैल्यू 1/3। जब मैंने इसकी वैल्यू 1/3 पुट करी, मेरे पास DC की वैल्यू 1.5 थी, तो AB/1.5 बराबर 1/3 मेरे पास हो गया। मुझे निकालने की इसकी वैल्यू AB की, तो मैंने AB को अकेला छोड़ दिया, यहाँ हो जाएगा 1.5/3। इसको सोल्व करते हैं तो 15/30 यानी 1/2, तो AB की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, और वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि ये लिख रहा भैया सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हैं, और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, और आपसे पूछ लिया कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताओ। तो सबसे पहली बात, आपको सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर दी हुई है, और जब आपने दीवार पर टिकाया ना, तो मान लीजिए भूमि का पॉइंट है, ये मान लीजिए आपकी जमीन है भैया, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये दीवार है, और ये भूमि से यहां तक 8 मीटर की ऊंचाई पर जब आपने सीढ़ी टिकाई, यहां तक ये पहुंचती है।
ठीक है, चलो ऊपर का पोर्शन हटा ही देते हैं, यही हमारी खिड़की है। तो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी 8 मीटर हो गई। और सीढ़ी की जो लंबाई है, भाई सीढ़ी तो हम ऐसे करके ही लगाते हैं, खड़ी कोनों ही नहीं लगाता। तो ये 10 मीटर हमारी सीढ़ी की लंबाई हमें दी हुई है। और आपसे पूछा है कि दीवार के आधार से, यानी ये आपकी दीवार है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी यानी यहां तक की डिस्टेंस आपको बतानी है। आपने क्या करा, इस डिस्टेंस को x मान लिया। ये सारी बात आप लिख देंगे कि सीढ़ी की लंबाई है हमारी 10 मीटर, दीवार से खिड़की तक की लंबाई जो है वो 8 मीटर है, और माना कि आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो है वो x मीटर है। यानी मैं यहां देता हूं AB बराबर x। ठीक है, ये हमने माना। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम इससे बहुत अच्छे से अप्लाइड है कि दीवार तो सीधी होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोई लहक में तो है नहीं दीवार। तो जब यह 90 डिग्री का एंगल बना तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कह देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, कि जो AC का स्क्वायर है वो AB और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया। AB को मैंने x लेट कर लिया था ना, यानी इसकी x का स्क्वायर, और BC यानी 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास 10 का स्क्वायर होता है 100, x के स्क्वायर को एज इट इज, और 8 का स्क्वायर 64, 8 64, इसे मैं इधर ले गया तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 64, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 36। अब मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो अंडर रूट में 36, और 36 किसका अंडर रूट होता है, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी 6। तो मेरी जो आंसर है वो 6 मीटर आ जाएगा। यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिर तक की दूरी जो है वो 6 मीटर होगी। ये मैं सोल्व करके ले आऊंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जानते हैं किस तरीके से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आपके सामने एक बेहतरीन और बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इसे 2020 में आया था, एनसीईआरटी ने भी इसे रखा हुआ है, पर एक ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बदलकर आपसे लगातार कई साल से पूछा भी जा रहा है और इस साल भी पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान है करने में। ये वही वाले जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो देखने में तो लगेगा बच्चा डर जाएगा देख के इसका डायग्राम को कि ये तो खतरनाक सा है, पर है बहुत आसान। 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन में सोल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। आपसे सवाल में कहा कि दी हुई एक आकृति है, उसमें DE जो है, यानी DE ये पैरेलल है AC के, और DF यानी ये वाली साइड जो है DF ये पैरेलल है AE के, यानी इस वाले के। तो आपको प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE ये इक्वल होगा, इनका रेशियो BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC के। ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा बुद्धि का लगाना है यूज, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि मैं अगर किसी भी साइड के समांतर एक साइड खींच लूं, रेखा खींच लूं, तो वो बाकी की अदर 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है ना। जब ये ऐसा करती है तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और कॉन्सेप्ट में हम पहले लेते हैं त्रिभुज ABC, क्योंकि हम पहले इस वाली कंडीशन को मानते हैं जब DE पैरेलल है AC के। तो ये किस में है, त्रिभुज ABC में। DE यानी त्रिभुज ABC पूरे के अंदर DE जो है वो पैरेलल है AC के, तो ये बात मैंने लिख दी, DE पैरेलल टू AC। अब लिख तो दी भाई, अब इसमें लगाते हैं थेल्स थ्योरम। थोड़ी देर के लिए आप इस वाली साइड को और इस वाली साइड को भूल जाओ। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों का रेशियो, यानी इसका और इसका जो रेशियो है, यानी BD अपॉन DA मेरा इक्वल होगा BE अपॉन EC के। इसका यूज नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC के। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं करता हूं इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ABE में। ये थोड़ा सा मिट गया है उंगलियां लगने से। तो ट्रायंगल ABE में अभी एक ही लाइन हुई है, ये
अब ट्रायंगल ए बी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे थोड़ी देर के लिए इसका और इसका यूज करना है बस, यानी डी एफ जो है पैरेलल है ए ई के। लिख दो इस बात को कि डी एफ जो कि पैरेलल है ए ई के। तो डी एफ पैरेलल हो गई ए ई के, यानी थेल्स थ्योरम से, यहां लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, जिसका यूज करा है उसका नाम भी बता देते हैं ना, ऐसी यहां भी थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय भैया ने क्या कहा कि बी डी अपॉन डी ए, देखे वापस वही आ गया है, बी डी अपॉन डी ए, ये मेरा इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के, बी एफ अपॉन एफ ई के। इसे समीकरण 2 बना लो। अब भाई लगाओ अपना तनिक खुरापाती दिमाग, यहां देखा तो बी डी अपॉन डी ए जो बराबर है वो है बी ई अपॉन ई सी के, पर यहां बी डी अपॉन डी ए बराबर है बी एफ अपॉन एफ ई के। ये क्या माजरा है, यही पोर्शन यहां पर इसके बराबर और यही पोर्शन यहां इसके बराबर। जब ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। जैसे मैं कह दूं कि एक बच्चे की हाइट दूसरे वाले के बराबर है और इसी की हाइट तीसरे वाले के बराबर है, तो ये दोनों बच्चे भी तो आपस में हाइट में बराबर होंगे। जब बराबर है तो लिखो समीकरण 1 व 2 से, लिखो और बता दो कि समीकरण 1 व 2 से, और खत्म सवाल। समीकरण 1 व 2 से बी ई अपॉन ई सी जो है आपके पास, ये बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के, बी एफ अपॉन एफ ई के। और भैया और कुछ थोड़े ना प्रूफ करना था, बी एफ अपॉन एफ ई को ही तो बी ई अपॉन ई सी के बराबर दिखाना था, और ले तो आए हम बराबर। अब क्या ही हमको चाहिए, लिख दो हैंस प्रूव्ड नीचे, काम खत्म। कितने आसानी से और मजे से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आपके बचते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों हम चलते चलते आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब इस सवाल में आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। आप त्रिभुज की 2 भुजाओं के, यानी एक भुजा ये मान लीजिए, एक भुजा ये मान लीजिए, ये इनका मध्य बिंदु है। इसका चलो नामकरण कर लेते हैं ए बी सी, थोड़ा अच्छा सा लगता है ना, ए बी सी है। इसमें 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को, भुजा ए बी का मध्य बिंदु ये है और इसका चलो पी और क्यू इसका विकार ही लेते हैं, को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा वो तीसरी भुजा के, ये दोनों के अकॉर्डिंग तीसरी भुजा क्या है, इसके समांतर होती है। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू बराबर है बी सी के। तो पहला इतनी बात को लिख देते हैं, माना भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी है, तथा भुजा ए सी का मध्य बिंदु क्यू है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू बराबर है बी सी के, तो लिख दो उसे भी। सिद्ध करना है पी क्यू जो है वो बराबर है मतलब समांतर है बी सी के, ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। चलो अब जानते हैं पहले कि जब ये एक दूसरे के समांतर हमें प्रूव करनी है और ये इसके मध्य बिंदु है। अब जब पी ए बी का मध्य बिंदु है तो लिख दो, चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है अब मध्य बिंदु यानी बीच का, यानी ए बी बराबर इन दोनों के सम के, या फिर अगर हम ऐसे कह दें तो ए पी बराबर है पी बी के। ए पी जो है वो बराबर है पी बी के। ए पी की वैल्यू पी बी के बराबर है। इस पी बी को मैं नीचे ले आता हूं तो ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 यानी कि
इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। ऐसे ही जो बिंदु क्यू है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो लिख दो चूंकि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। क्यों ए सी का मध्य बिंदु है। अब जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू ऐसे ही सेम ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी के, ले आओ नीचे, ए क्यू अपॉन क्यू सी बराबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। अब मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, तो लिखो समीकरण 1 व 2 से, इसके आगे का यहाँ साइड में समीकरण 1 व 2 से जब ये वाला पोर्शन 1 के बराबर और ये वाला पोर्शन भी 1 के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू मेरी बराबर हो जाएगी ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। अब देखो ए पी अपॉन पी बी बराबर हो गई ए क्यू अपॉन क्यू सी के। यही तो है थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यही तो है इसका अपोजिट। अब हम विलोम से क्या कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है, बस हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम भी आप लिख सकते हैं शुद्ध हिंदी में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 एक 8 नंबर में आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जरूर ही आपके पेपर में आ सकता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहिए कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, उसमें एंगल ए जो है वो समकोण है और बी एल और सी एम इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो आपको ये बात प्रूफ करनी है कि 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर जो है वो 5 बी सी स्क्वायर के बराबर है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आपसे कहा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एंगल ए जो है वो समकोण है, यानी ए बी सी ये आपका समकोण है, और बी एल तथा सी एम उसकी माध्यिकाएं हैं। तो बी एल यानी कि ये और सी एम यानी कि ये इसकी दो माध्यिकाएं हैं, और ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम इसकी बात को कि बी एल तथा सी एम भुजा ए बी, भुजा ए सी व ए बी की, भुजा ए सी व ए बी की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी के अंदर। सबसे पहले ये पूरा सवाल पाइथागोरस थ्योरम से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा खतरनाक सा है, पर है नहीं है ना। तो हम पहले लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से किसमें, त्रिभुज एबीसी के अंदर। एबीसी में क्या हो जाएगा, अब एंगल ए है तो इसके सामने वाला इसका कर्ण होगा, यानी बीसी का जो स्क्वायर है वो ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाकर साइड में रखिए, काम आएगा अभी हमारे आगे। अब हमारे पास इसके अलावा एक पूरा ट्रायंगल ये है, दो ट्रायंगल और हैं, एक तो ए एल बी और एक ए सी एम। तो बात करते हैं पहले ए बी एल वाले में। तो त्रिभुज ए बी एल में, त्रिभुज ए बी एल के अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमारा सामने वाला है, इसके एंगल के सामने वाला, ये हमारा कर्ण होगा, यानी बी एल का जो स्क्वायर है, बी एल का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस ए एल के स्क्वायर के। ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल के स्क्वायर के। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, बी एल स्क्वायर को तो ऐसा कैसे लिख दो, ए बी के स्क्वायर को भी ऐसा कैसे लिख दो, ए एल का स्क्वायर यानी ए एल यहां से यहां तक की लेंथ है ए सी के स्क्वायर के
डबल यानी ए सी के स्क्वायर के आधे के बराबर है। इसका स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ए सी का आधा करूँगा, माध्य का क्या होता है, इसको मध्य बिंदु पर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर मैं ए सी की लेंथ निकालूँ तो मुझे 2AL करनी पड़ेगी, और अगर मैं AL की निकालूँ तो ए सी का आधा करना पड़ेगा। मैंने वही कर दिया है। तो यहाँ पर मेरी BL स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB स्क्वायर, तो ये वाला, प्लस AC का स्क्वायर अपॉन 4, AC का स्क्वायर अपॉन 4 कैसे, जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 4 हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, इसका एलसीएम ले दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। चलिए थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो BL स्क्वायर तो ऐसा का ऐसे ही, यहाँ हो जाएगा 4AB स्क्वायर, जब मैं इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लूंगा, प्लस का AC स्क्वायर और अपॉन में ये वाला 4। अब ये वाला 4 यहाँ चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 4BL स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल लेता हूं AMC वाला। तो त्रिभुज AMC में, त्रिभुज AMC के अंदर मेरे पास एंगल ए समकोण है, तो C और M वाला जो है मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी CM का जो स्क्वायर है वो AC के स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैंने CM का स्क्वायर तो ऐसे ही छोड़ दिया, AC के स्क्वायर को भी नहीं छोड़ा, इस छोटे को बड़ा करेंगे, यानी AM का जो स्क्वायर है वो AB अपॉन 2 के बराबर होगा। AM जो लेंथ है वो AB अपॉन 2 के बराबर होगी, और जब AM का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अब इसका स्क्वायर कर दिया, तो मेरे CM के स्क्वायर की वैल्यू AC स्क्वायर, और यहाँ AB स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4। सेम जैसे इसके साथ हुआ था ऐसे ही ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा, 4CM स्क्वायर 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ BL स्क्वायर और CM स्क्वायर की 4 से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है, इसलिए मैंने इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 ऐड कर दिया। आप लिखेंगे समीकरण 2 है, समीकरण 3 को जोड़ने पर। जब मैं इन्हें जोड़ता हूं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस ये वाला 4AC स्क्वायर प्लस ये वाला AB का स्क्वायर। चलिए अब इन्हें जोड़ते हैं। तो 4 तो कॉमन आ रहा है यहां से, तो मेरे पास यहां बचेगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, यहाँ 4AB स्क्वायर और एक ये वाला यानी 5AB का स्क्वायर प्लस ये 1AC और 4AC यानी 5AC का स्क्वायर। यहाँ दोनों जगह से 5 कॉमन आ रहा है, लिखते चलते हैं, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर और 5 कॉमन आके यहाँ बचा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये थ्योरम काम आएगी। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर है, BC स्क्वायर के। तो लिख दो समीकरण 1 से 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर जो है वो 5BC स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दो साइड में हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक त्रिभुज है ABC।
इसमें भुजा AD भुजा BC पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है, और AD का जो स्क्वायर है ना वो BD इंटू CD के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज होने की कंडीशन क्या होती है? 90 डिग्री वाला है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो, तभी तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। क्या है? हमारा ट्रायंगल ABC है, ये हमने मान लीजिए ऐसा एक ट्रायंगल बना लिया। हम अभी समकोण की तरह इसको नहीं दिखा रहे हैं, पहले बना लेते हैं। तो ये A है, ये B है, ये C है। इन्होंने कहा AD जो है वो भुजा BC पर लंब है, तो ये भुजा BC पर हमने लंब दिखा दिया AD। और हमें एक तो ये गिवन है कि गिवन पार्ट क्या क्या है लिख लेते हैं हम पहले, कि AD जो है वो भुजा BC पर परपेंडिकुलर है, और दूसरा हमें दिया हुआ है AD का स्क्वायर बराबर, तथा AD का जो स्क्वायर है वो हमें BD इंटू CD के बराबर दिया हुआ है। चाहो तो आप इसे समीकरण फर्स्ट भी बना लो, इतनी बात में कोई समस्या नहीं है। अब जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है यानी यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। अब मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास एक ही ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल बन गए, यानी एक तो ADB वाला और एक ADC वाला। अब जब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए तो चलो इनका यूज़ करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का। तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल को लेते हैं। पहला ट्रायंगल है हमारा ADB। तो त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ भैया पाइथागोरस प्रमेय। मैं पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये समकोण है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब मैंने अप्लाई करी तो मेरे पास AB का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा AD के स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी DB का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात में कोई समस्या नहीं। अब AB का स्क्वायर चलते हैं इसके बाद का थोड़ा सा साइड में। AB के स्क्वायर को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। AD की वैल्यू हमें दी हुई है BD इंटू CD, रख दो BD इंटू CD, पुट कर दी मैंने समीकरण 1 से, प्लस मेरे पास है DB का स्क्वायर यानी DB का स्क्वायर। यहाँ भी DB है और यहाँ भी DB है, मैंने DB कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या बचा यहाँ से CD प्लस DB, CD प्लस DB यानी CD प्लस DB यानी पूरा टोटल कहें तो BC, DB इंटू BC मेरे पास बच गया, क्योंकि CD यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है और DB यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो मेरे पास CB जो है वो पूरी लेंथ हो जाएगी। तो मेरे पास AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, DB इंटू BC। इसे बना लो समीकरण फर्स्ट नहीं सेकंड बनाओ, क्योंकि फर्स्ट तो हमने यहाँ पर बनाई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा त्रिभुज लेता हूँ ADC। तो त्रिभुज ADC में चलते हैं, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो AC का जो स्क्वायर है ना भैया वो मेरे AD के स्क्वायर प्लस आपके DC के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब AD की वैल्यू वापस पुट करते हैं BD इंटू CD, तो AC स्क्वायर बराबर BD इंटू CD प्लस ये DC यानी CD एक ही बात है, तो AC स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। CD यहाँ भी है, CD यहाँ भी है, CD कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचता है BD और यहाँ से बचता है CD। AC स्क्वायर की वैल्यू CD को ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो ध्यान से, BD ये रहा और CD ये रहा यानी पूरा का पूरा BC, तो CD इंटू BC, इसी समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। लिख दो समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाता है ये, तो DB इंटू BC
प्लस यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी सी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है, मैंने बी सी कॉमन ले दिया, तो मेरे पास यहाँ से बचता है डी बी और यहाँ से बचता है सी डी। वापस फिर से भाई सब डी बी प्लस सी डी क्या बराबर होगा, डी बी प्लस सी डी बराबर होगा पूरे बी सी के। तो मैंने यहाँ लिख दिया बी सी, तो ये वाला और ये वाला बी सी इंटू बी सी होता है बी सी का स्क्वायर। लेकर किसको चला था मैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को लेकर चला था और मैंने बी सी स्क्वायर बना दिया। यही तो मेरा अपोजिट होता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कि अगर मेरे पास ये है तो मेरा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से ए बी सी कैसा हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमसे जुड़े रहें। हमने अपने चैनल पर साइंस की वीडियोस भी पोस्ट की हुई हैं, जिनमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।